शेयर स्क्रीन। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ग्रेट। मैं लास्ट क्या पढ़ाया था? सर टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। मैं एक बार नोट से देख लेता हूँ यार, वो बेटर रहेगा। सर आप स्पेक्ट्रम करने वाले शायद। नहीं यार, मैं एक बार देखना है तो मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि वो वैसे नहीं कर पाता हूँ मैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की मॉड्यूल रेडी है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर की मॉड्यूल रेडी है। ने प्रिंट नहीं कराई शायद हमने, सॉफ्ट कॉपी रेडी है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, अरे मैंने ये डेटा निकालने को कहा था, आपने निकाला डेटा? यस सर। बताइए सर, वेटिंग। बताओ। मैंने आपको कहा था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन second Bohr's orbit of helium plus and carbon plus 5। तो ये था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आ गई हीलियम के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल। और दूसरे वाले के अंदर दूसरा वाला मतलब कार्बन +5, इसमें होगा -13.6 इंटू 6 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 9। इक्वल्स टू, सर बोल भाई। नहीं सर, किसी और से बोल रहा था, वो गलती से माइक ऑन हो गया। ये है टोटल एनर्जी। इसके अलावा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इंटू 2, तो ये हो जाएगा 244.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। जितने लोगों का सही है उनके लिए वेरी गुड, जितने लोगों ने ट्राई नहीं किया उनको शर्म आनी चाहिए। जितने लोगों का गलत है, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हाथ उठा सकते हैं। सही है, परफेक्ट, यही आंसर है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं आगे। देखिए हम लोगों ने एनर्जीज निकाल ली, और एनर्जीज निकालने के बाद, क्या हमने एनर्जीज निकाल ली सारी? बिल्कुल, हमने एनर्जीज निकाल ली। अब क्या होता है, भाई ये सारी एनर्जीज आई, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और वैसे ही एक सेवंथ भी होगा। ये लो, एक सेवंथ भी बनाए थे, थोड़ा छोटा हो जाओ, और ये सेवंथ है। इसकी एनर्जी आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी आई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी आई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
फिर आई -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आई -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर आई -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास जो जनरली इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में। इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कुछ, आप यदि इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर दो तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी -13.6 प्लस 10.2 मतलब -3.4। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। और ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। और ये कौन सी होगी, ये होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यदि वो और एनर्जी लेके ऊपर जाएगा तो इसको बोलेंगे 12.09 लेके ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पहुंचेगा और इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे फोर्थ, इसको बोलेंगे फिफ्थ, इसको बोलेंगे सिक्स्थ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि nth एक्साइटेड स्टेट इक्वल्स टू n+1 ऑर्बिट, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तो गया ऊपर। मान लो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, मतलब ऊपर मतलब हायर ऑर्बिट में यहाँ पर है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो जब ये नीचे आएगा तो ये यहाँ पे एनर्जी एमिट करेगा और एनर्जी एमिट कितनी करेगा, इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी एब्जॉर्ब भी एनर्जी डिफरेंस के बराबर हुई थी और एमिट भी एनर्जी डिफरेंस के बराबर हुई है। क्लियर है। और ये जो एमिशन होता है, ये एमिशन या एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब इसके लिए अपने को है ना, इसके आगे समझने के लिए पहले अपने को समझनी होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब पहले वो पढ़ेंगे। सर बोल भाई। सर एक डाउट था सर, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या है? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो बस, यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पता है क्या सर? बोल भाई। सर मतलब वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन के अंदर आकर सबमर्ज हो जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उसको टकरा के सारी एनर्जी दे देता है और खुद रेस्ट पर आ जाता है। कोलिजन टाइप। हाँ वैसे ही, इसे आप खड़े हैं, आपके डंडा आया बहुत जोर से, आपको पड़ा, आपको सारी एनर्जी मिल गई, वैसा टाइप। आपको मिला होगा ना ऐसे पहले भी। नहीं सर। कोई नहीं, मिलेगा, चिंता नहीं करे। ऑफलाइन कोचिंग का इंतजार करें, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया शानदार लोहे का डंडा है, सिर्फ इसी चीज को समझाने के लिए कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। आपको मैं उसके अंदर बेसबॉल हिट भी सिखा पाऊंगा। आगे समझिए प्लीज। अब जो लाइट है वो लाइट वेव है और वो लाइट फोटोन है। लाइट में दोनों चीजें हैं। फोटोन को एक पार्टिकल जैसा कुछ माना जाता है और वेव तो वेव होती है। क्या आपको वेव के बारे में कुछ कुछ पता है? आपने वेव देखी है क्या कभी? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ पे देखी थी सर पिछली बार? सर वाटर रिपल्स। बिल्कुल वाटर में। बीच पे। बिल्कुल सर, बीच पे, वाटर में। सर जब है कि छाता नहीं? पड़ता है तब लाइट। क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? ये श्रोडिंगर वेव मॉडल में भी ऐसा बनाया था ना आपने एमओटी के वक्त। अरे सब आएगा, सब्र रखने की बात है। श्रोडिंगर वेव में तो केवल वेव समझाने के लिए बताया था।
अभी तो मैं पूरा मतलब वेव समझा, मतलब अभी वेव ही समझा रहा हूँ, पर अब मुझे कुछ और चीजों में भी इंटरेस्ट है, समझो। ये होता है मीन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट। ये जो होता है ये होता है क्रेस्ट। आज से कुछ साल पहले क्रेस्ट नाम का पेपर भी आया करता था, हिंदुस्तान टाइम्स का वीकली हुआ करता था, अब पता नहीं आता है कि नहीं। ये होता है ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स और टू क्रेस्ट्स। ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ, represented by lambda. Distance of crest from mean line is called amplitude. और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ये सब आपने शायद पहले बचपन में पढ़ना होगा, मतलब बच्चे आप आज भी हो, पर जब थोड़े और छोटे तब। हाँ ठीक है, जरा आगे देखते हैं। जरा इसकी कुछ कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं जो अपने को जरूरी है। सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। दूसरा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट वेव। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर सेकंड। फिजिक्स में क्या चल रहा है अभी आपके? रोटेशन। रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी वेव्स के लिए बहुत टाइम है। नहीं, वेव्स के लिए नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा था, उसके चक्कर में पूछा था मैंने। वेव्स के लिए मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है अभी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये म्यू होता है ना। इसके बाद होता है एक चीज होता है वेव नंबर, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार, विच इज 1/लैम्डा। और एक चीज होती है एम्पलीट्यूड, ए। ये होती है द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये कुछ चीजें आपको हर वेव के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर है? देखिए प्लीज समझिए। हाँ सर। यहां से लेकर रेड में ये जो पॉइंट है ना, रेड टू रेड, ये पूरी एक वेव है, कंप्लीट वेव। ये इसी चीज को एक कंप्लीट ऑसिलेशन भी बोलते हैं, कि हम इसको एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन भी बोलते हैं। लाइट ऐसी वेव भी है और एक फोटोन जैसा पार्टिकल भी है। इसी चीज को डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। खैर वो सब अभी मेरे को डिस्कस नहीं करना, मेरे को केवल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, इसलिए सीधा उठा ले रहा हूँ। ठीक है। अब जो कोई लाइट होती है, मतलब जो हमारी लाइट है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स oscillate
perpendicular to direction of propagation. Perpendicular to direction of oscillation. जरा समझिएगा लाइट के अंदर क्या होता है भाई। आपके पास ये 3 डायरेक्शन है, समझना। ये है x, ये है y और ये है z। तो इसमें क्या होता है कि जो वेव है वो वेव ऐसे चलती है। ये वाला ऑसिलेशन कौन से एक्सिस पे हो रहा है? y पे। वेव x पे प्रोपोगेट कर रही है, मतलब वेव ऐसे जा रही है। जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ये y एक्सिस पे हो रहा है, पहला ये। दूसरा होता है ऐसा, ये वाला ऑसिलेशन हो रहा है z एक्सिस के ऊपर। एक है मैग्नेटिक फील्ड, ये येलो वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। हाँ ये बता दिया वेवलेंथ वगैरह। ये वेवलेंथ है लाइट के लिए। अब लाइट, ये जब आप लाइट इसके वेवलेंथ को डिफाइन करते हो, तो हम लोग यदि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस light as per their lambda or frequency is called spectrum। मतलब यदि हम लोग लाइट को उनके इसके किसी ऑर्डर के हिसाब से, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा में अरेंज कर दे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा में अरेंज कर दे, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे हम लोग व्हाइट लाइट की बात करें, या जो सिंपल इलेक्ट्रो जो लाइट है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लैम्डा के अंदर अरेंज करें, तो हम ऐसे इंक्रीजिंग लैम्डा में यदि बनाए, तो पहले आती है कॉस्मिक रेस 10⁻⁻14 मीटर्स। फिर आती है गामा रेज, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है यूवी, फिर आती है विजिबल, फिर आती है आई नियर आई आर, फिर आती है आई आर, फिर आती है फार आई आर, फिर आती है माइक्रो, और फिर आती है रेडियो वेव्स। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, देखिए इसमें क्या क्या होती है। 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻13 मीटर, एक्स रेज 10⁻12 to 10⁻10 meters, UV 10⁻⁻9 meter to 10⁻⁻8 meter, विजिबल ये 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6 मीटर, और फिर इससे ऊपर 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, ये इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻3 मीटर्स। कुछ इस ऑर्डर के अंदर इनका लैम्डा होता है। सिर्फ इतना सा जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जो अपने को दिखता है। और विजिबल स्पेक्ट्रम भी ऐसे VIB GYOR तरह से बटा हुआ होता है। वॉयलेट का लैम्डा मिनिमम होता है और रेड का लैम्डा
मैक्स होता है, मतलब ये नियरली 300 नैनोमीटर की होगी और ये नियरली 700 नैनोमीटर की होगी। सिर्फ इतने सा अपने को दिखता है, ना ऊपर का अपने को दिखेगा, ना ये अपने को दिखता है, ना ये अपने को दिखता है। सर बोलो भाई। सर वो नियर आईआर के बाद क्या लिखा है आपने? फार आईआर। लाइक उसमें क्या रहता है फार आईआर और नियर आईआर में? एक कौन नियर सा? आईआर का मतलब ये होता है कि थोड़ी छोटी आईआर है। आईआर जो है ना इंफ्रारेड, इंफ्रा का हाँ मतलब होता है रेड से बड़ा। अब रेड से बड़ा में ना बहुत बड़ी रेंज आ जाती है, तो अपन है ना उसको भी थोड़ा 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 करके काटते हैं। जैसे ये यूवी रेंज है, यूवी के अंदर भी 3-4 सेपरेशंस बनते हैं, पर यूवी के सेपरेशन इतने मैटर नहीं करते, पर इतने आईआर के करते हैं। ठीक है सर। क्योंकि है ना वो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो अपन ने कहा कि ये थोड़ा इंफ्रारेड है, ये प्रॉपर इंफ्रारेड है और ये बहुत दूर इंफ्रारेड है, वैसा लिखते हैं। सर ये याद करने हैं? नहीं है, मैंने तो केवल ज्ञान बांटने के लिए करवाया। मेरे को सिर्फ इतने मुझे सिर्फ इतने से मतलब है कि आपको ये पता हो कि विजिबल है, विजिबल के ऊपर यूवी होता है और यूवी के नीचे आईआर होता है, विजिबल के नीचे आईआर होता है। सर अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट के नीचे क्या? हाँ। हेलो, भेजूंगा मैं, क्लास में हूँ। हाँ बिल्कुल, वायलेट के नीचे इज अल्ट्रा वायलेट। पर ये आपको पता होना चाहिए, जो जीके आपके 12th में वैसे भी आएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आएगा ये पूरा, तो कोई इशू सर नहीं है। कॉस्मिक रेस का यूज कहाँ पर होता है? अपन कहीं यूज नहीं करते हैं इसको, यूज अपन सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं, ये इसके ऊपर तक। रेडियो वेव्स यूज होती हैं, माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। सर वो माइक्रोवेव कॉस्मिक रेज ब्लैक होल से एमिट करते हैं ना? मुझे बताते नहीं है, ब्लैक नो होल्स पॉइंट। गैमा रेज एमिट करते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन क्या एमिट करता है, मुझको सिर्फ इतना मालूम, जो मेरे काम का है वो मालूम है। गामा रेज रेडियो एक्टिव चीजें एमिट करती हैं, रेडियो वेव्स रेडियो टावर एमिट करते हैं। माइक्रोवेव्स हमारे माइक्रोवेव में होता है। फार इंफ्रारेड ये सब जो ओवन होता है उसमें होता है। विजिबल में मैं देखता हूँ। यूवी लैम्प देखा है कभी किसी ने? हाँ सर, कहाँ पे? हाँ सर, वो एक डॉक्टर के लेबोरेटरी पास, में गया था। हॉस्पिटल्स में देखा है फॉरेंसिक सर, इन्वेस्टिगेशन। हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में सर। वेरी गुड। किसी के घर में एक्वागार्ड है? हाँ सर मेरे घर में है। बिल्कुल, तो एक्वागार्ड में है ना 3 चीजें होती है, एक होता है सेडिमेंट फिल्टर, एक होता है कार्बन फिल्टर और तीसरा होता है यूवी लैम्प फिल्टर। यदि किसी ने अंदर सर्विस करवाई होगी ना, तो उसके अंदर एक हाँ ट्यूब सर होती पता है। है हाँ। हाँ सर वो आरओ प्लस यूवी इसलिए लिखा रहता है क्या? बिल्कुल, यूवी से सारे जो जीव जंतु हैं, मतलब आप जब पानी आता है ना आपके पास, तो उस पानी के अंदर थोड़े से जीव जंतु होते हैं, थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूवी का सर लट्टू लगाए थे। हाँ, वो यूवी का लट्टू इन माइक्रोब्स को मार के इनकी लाशें पानी में पटक देता है, फिर वो पानी अपन लोग कलेक्ट करके पी लेते हैं विद सम लाश। सर रेडियो वेव्स की क्या वेवलेंथ है? ये रेडियो वेव्स की वेवलेंथ 10⁻⁻² मीटर्स, या ये 10⁻⁻0 मीटर्स वाली रेंज। सर पर वो यूवी रेज यूजफुल बैक्टीरिया को भी मारेगा ना? क्या? यूजफुल बैक्टीरिया को भी मारेगा ना वो? पर तेरे को यूजफुल बैक्टीरिया खाना ही क्यों है? यूजफुल बैक्टीरिया तो उससे थोड़ा ना दही से खाता है। दही खा, दूध खा, वैसे खा ले यूजफुल बैक्टीरिया। पानी के थ्रू ही क्यों खाना है? पानी में यूजफुल बैक्टीरिया होता भी नहीं है। हाँ, एटम बम क्या रेडिएट करता है? एटम बम यार गामा रेज, एक्स रेज और बहुत सारी एनर्जी एमिट करता है, और वो एमिट करता रहता है, मतलब इट इज अ वेरी सीरियस वो। खैर, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। यस।
अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पर है ना अपन लोग स्पेक्ट्रम कर लेते हैं। तो है ना स्पेक्ट्रम जो है, जो अरेंजमेंट ऑफ जो लैम्डा है, स्पेक्ट्रम क्या हो गया, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज पर देयर लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। ये हो गया स्पेक्ट्रम के बाद अगली चीज है कि भाई स्पेक्ट्रम के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्पेक्ट्रम के टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्ब पहले एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। व्हेन, यार मेरे घर के आसपास ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। व्हेन a spectrum, मतलब when an arrangement of lambda is done, is made for light emitted from source, it is called emission spectrum. Example, hydrogen spectrum, sunlight spectrum, या फिर कोई भी लाइट स्पेक्ट्रम, बल्ब की लाइट का स्पेक्ट्रम बना लिया आपने कि भाई आपके पास कोई एक बॉडी है, वो बॉडी ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रही है, लाइट एमिट कर रही है, और आपने उसको अरेंज कर लिया, तो इस चीज को आप बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हेलो सर हाइड्रोजन का हाँ स्पेक्ट्रम सर। मतलब? हाँ सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने को पढ़ना है ना, इसीलिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत करते नहीं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मैं समझाऊंगा अभी। बाकी सनलाइट स्पेक्ट्रम, लाइट बल्ब स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया होगा। यस सर ये सर। सब बोर मॉडल का पार्ट है ना? हाँ यार, मतलब ये बोर मॉडल का जो एप्लीकेशन है उसी के अंदर आता है। मैंने अभी बोर मॉडल खत्म नहीं किया है, ठीक है? आगे सर वो बॉडी बोलो। ईएमआर अरेंज क्या लिखा है? अरेंजमेंट ऑफ ईएमआर एज पर देयर लैम्डा और म्यू। लैम्डा मतलब वेवलेंथ और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। सर वो नीचे बॉक्स में। अरेंज मतलब जो भी कोई बॉडी है जो वो ईएमआर एमिट कर रही है, उसका आपने अरेंजमेंट बना लिया, उसको आप बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? सर ईएमआर मेजर कैसे हाँ करते सर। हैं? Like, मतलब ईएमआर मेजर कैसे करते हैं मतलब जो आपने वेवलेंथ निकाली, तो वो वेवलेंथ कौन सा डिवाइस यूज होता है मेजर करने के लिए, वेवलेंथ एनर्जी, निकालने के लिए? एनर्जी मेजर करते हैं। ओके। मतलब अभी आएगा, मैं आगे समझाऊंगा कि भाई एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा। एच और सी कांस्टेंट है, तो लैम्डा, एनर्जी से लैम्डा पता लग जाता है, वैसा होता है डायरेक्ट। सर ये सारे वेव्स लाइट के स्पीड से चलते हैं? बिल्कुल। अभी बिल्कुल ये वो ईएमआर की प्रॉपर्टी होती है वो। खैर, अभी मैं पहले इसके बाद आगे बता दूं। इसके बाद अगला होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये थोड़ा सा अलग है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? when white light strikes on a body and spectrum is prepared for reflected light,
It is called absorption spectrum. It is called absorption spectrum. समझा? नहीं समझा? समझाता हूँ. देखो, आपके पास एक बॉडी है, ये आपने यहाँ से है ना व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, इसने कुछ लाइट, मतलब ये व्हाइट लाइट मारी, इसने सम लाइट, सम पार्ट एब्जॉर्ब किया और सम पार्ट एमिट कर दिया या रिफ्लेक्ट कर दिया. और इस रिफ्लेक्टेड लाइट को अपन ने स्पेक्ट्रम बना दिया, तो इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. आर वी क्लियर? वो ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसे एक्सपेरिमेंट वाला है क्या? यार वो तो लाइट को स्प्लिट करने का तरीका है, वो एक अलग चीज है भाई. आप जो बात कर रहे हो वो एक वैसा है कि भाई आपके व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके अरेंज कर लिया. ये व्हाइट लाइट है, यहाँ से आपने निकोल प्रिज्म से पास किया तो ये पूरा का पूरा विब्योर बन गया, वो एक अलग बात है. मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ठीक है. तो स्पेक्ट्रम बनाने का तरीका हो गया, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे बनाना है, इधर रेनबो कैसे बनाना है, ये सब वो तरीके हो गए. वो सब नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आपने, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है यश, जरा मैं पहले पूरा खत्म कर लूं. आपने कभी कोई पेड़ देखा है, लीफ? हाँ सर. लीफ क्या करती है बताता हूँ आपको. ये लीफ है, एक मिनट. आप में से किसी को पेंटिंग का शौक है? हाँ सर. कौन है? सर मैं सुमेध. मिले भी. तो फिर आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशंस आते होंगे. हाँ हाँ सर थोड़े बहुत आते हैं. सर मैं भी हूँ सर. फिर ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स और वो सब कुछ कंसेप्ट मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ हाँ सर. सर मालूम है. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं फिर बताओ यार प्लीज. सर मैं ब्लैक स्केचर हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में बनाता हूँ. नहीं कोई बात नहीं, कोई तो बता देगा, निलय बता देगा, प्रणव बता देगा. सर 6 कलर्स रहते, लाइक वो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स ना. हाँ प्राइमरी सेकेंडरी तो इतना मालूम है, आगे 3 का कलर्स प्राइमरी रहते, 3 कलर सेकेंडरी रहते हैं. उसमें से रेड, ग्रीन और ब्लू प्राइमरी रहते हैं. ऑरेंज, वायलेट और नहीं, ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन सेकेंडरी रहते हैं. ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. वॉयलेट इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वाई, ब्लू का होता है ऑरेंज और रेड का होता है ग्रीन. अब इनमें से कौन कौन से प्राइमरी और कौन कौन सेकेंडरी बता रहे हो? सर रेड, रेड, ब्लू ब्लू और और ग्रीन. रेड, ब्लू और येलो. सॉरी. येलो. चलो देखो, सर ये रेड, होता है ब्लू और येलो. अरे यार क्या तुम लोग ग्रीन मेरे नहीं को है, ब्लू है. ग्रीन नहीं है, ब्लू, रेड, ब्लू और येलो. ये ले. मुझे नहीं मालूम है, मैं इतना नहीं जानता हूँ, मेरे को पेंटिंग आती भी नहीं है सच्ची. मेरी ड्राइंग इतनी बुरी है कि तुम लोग क्लास में देख के ना कई बार माथा फोड़ लोगे कि सर रहने दो, सीधी लाइन तो खींचती नहीं है आपसे. इधर समझो, ये क्या है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर. येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वॉयलेट इंडिगो, ब्लू का होता है ऑरेंज, रेड का होता है ग्रीन. इसका ये मतलब है कि यदि आप रेड कलर, व्हाइट लाइट जो है, वो व्हाइट लाइट से यदि रेड कलर निकाल लोगे तो आपको जो भी कोई चीज दिखनी है वो ग्रीन दिखेगी. और यदि आप रेड और ग्रीन मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा? इंटरलोक. सर रेड और येलो मिक्स करेंगे ना, रेड और ग्रीन.
भाई रेड रेड और और ग्रीन मिक्स। नहीं, जो आर्ट में रहता है उसमें प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। हाँ अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं वो सब नहीं जान, मैं प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स वाला कंसेप्ट फिर मेरे को नहीं मतलब है। मेरे को ये जानना है कि यदि मैंने रेड और ग्रीन को मिक्स किया तो क्या बनेगा। सर कुछ भी बन जाएगा, अलग ही कलर बन जाएगा वो तो भी। शानदार सा। हाँ सर ऑरेंज बनेगा। येलो बनेगा। कोई बात नहीं। सर ब्लू बनेगा। अरे ब्लू सुन लो कोई बात नहीं नहीं, बनेगा। छोड़ो फालतू का दिमाग मत चलाओ, जो समझा रहा हूँ वो समझो। खैर यदि हम लोग व्हाइट लाइट से यदि हम रेड एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अभी कोई चीज दिखती है वो, जैसे आपने कभी भी जैसे ये जो लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है? 680 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करती है और 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करती है। ये दोनों रेड कलर के लिए होती हैं। तो ये आपने यहाँ से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट ने रेड कलर एब्जॉर्ब कर ली, थोड़ा बड़ा हो भाई, इतना भी गंदा नहीं होना है। इसने यहाँ से रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो कलर इसने एमिट किया वो कौन सा, मतलब एमिट नहीं किया, जो रिफ्लेक्ट किया वो है ग्रीन कलर। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, समझा? और कुछ एब्जॉर्ब भी किया होगा सर? केवल रेड अब्सॉर्ब किया है। मतलब क्या होता है ना, जब आप लोग छोटे होते तो आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि लीफ जो होती है ना वो बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है, केवल ग्रीन कलर एमिट करती है। तो आप लोग मासूम होते हैं और यही मनगढ़ंत सी बेवकूफी बड़ी बात सुन के बड़े होते रहते हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो प्लीज आपको है ना, मतलब ऐसा बचपन में पढ़ाते हैं तो बेसिकली वो बहुत सारे कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एब्जॉर्ब केवल एक कलर करता है और बाकी सारे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यदि आप इस व्हाइट लाइट का ये जो ग्रीन कलर है इसका स्पेक्ट्रम बनाओगे तो इसके स्पेक्ट्रम में आपको वायलेट मिलेगा, इंडिगो मिलेगा, ब्लू मिलेगा, जी वाई ओ, आर की कुछ लैम्डास मिसिंग होंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझा? सर। बोल भाई। तो फिर ऐसा है कि मतलब व्हाइट लाइट में से रेड लाइट निकाल लिया तो, और लाइक बाकी सब कलर्स को मिला दिया तो फिर ग्रीन लाइट बनेगा, ग्रीन लाइट बनेगा ऐसा? बिल्कुल, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर हाँ थ्योरी। सर ये कलर से तो ग्रीन लाइट ही बन सकती है। इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। मतलब ये आप उस चीज के लिए, मतलब यदि आप येलो निकाल लोगे ना तो आपको वॉयलेट इंडिगो, यदि आप लोगों ने ना कभी वो देखा हो कि यदि चश्मा लगाया हो ग्रीन कलर का या रेड कलर का, मतलब यूजुअली बच्चे ना यही वाला चश्मा लगाते हैं, तो रेड कलर का चश्मा लगाया, इसमें रेड ग्लास कलर का मतलब फ्रेम रेड नहीं, और ग्रीन कलर की पत्तियां देखी तो ब्लैक दिखती है। आई डोंट नो आप लोग ट्राई किया है कि नहीं, मेरे बचपन में तो मैंने लगाया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है? सर पर व्हाइट ही यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ, ब्लैक ब्लैक क्यों दिखेगी? व्हाइट भी कभी दिखेगी। करके देखना, जब करेगा तब बात करेंगे, अभी तूने किया नहीं है। वो जो अभी मेला लगेगा ना, मेले से खरीदना लाल रंग के चश्मे, उसका चश्मा या लाल रंग की फिल्म देखना।
ये यहाँ तक क्लियर है? हेलो हाँ सर। हेलो, एब्जॉर्प्शन हाँ, स्पेक्ट्रम क्लियर है? हाँ सर। बोर नहीं होने का, मस्त चुटकुला सुनाऊंगा वरना। सर आगे सुनाओ ना। मस्त चुटकुला। मानस इज ए जीनियस। मानस, मानस मेरे भाई कहाँ गया तू? लगता है तेरे को हंसी नहीं आई। ये चुटकुला था, तू ऐसे सीरियसली वो उस तरफ मत जा, आगे समझो। खैर, अब ये तो हो गया एक चीज। इसके अलावा एक और होता है जो स्पेक्ट्रम है, वो एक और तरह से क्लासिफाई होता है। स्पेक्ट्रम एक और तरह से क्लासिफाई होता है और वो होता है, अरे ये कौन है? हेलो, भैया आप मेरे को लिंक भेज दो और पेमेंट का, और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आसान पड़ेगा, और वहाँ पे ड्रॉप कर दो। हाँ हाँ भैया बिल्कुल। यार स्पेक्ट्रम। सर हाँ बोल भाई। एक लास्ट था सर, ये मुझे बताइए कि अगर लाइक जो भी हम चीजें देखते हैं, जो भी कलर्स हम देखते हैं, तो वो उसी की तरह दिखते हैं। जैसे कि वाइट सनलाइट तो वाइट लाइट है, तो फिर जो भी लाइक बुक देखा, कोई भी देखा, तो फिर वो वैसे ही दिखेगा कि लाइक बाकी के सारे एब्जॉर्ब कर लिया और फिर जो एमिट हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमिट हुआ, इसलिए दिखेंगे ऐसे कलर्स। हाँ मतलब उसने कोई एक स्पेसिफिक कलर या दो तीन स्पेसिफिक दो तीन चार पांच कलर एब्जॉर्ब कर लिए और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अपने को दिखते हैं। ओके। हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब उसपे कुछ भी और चीज नहीं होती है। तो कोई भी सरफेस रही तो भी चलेगा ना, लाइक सिर्फ लीफ कंपलसरी ऐसा नहीं है ना? नहीं, लीफ तो केवल बताने के लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा भाई जैसे मेरे को लैम्डास मालूम है, उसके कौन कौन से दो लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे को एग्जैक्ट डेटा मालूम है, इसलिए मैंने वो यूज किया है। मान ले तेरे पास एक बुक है और वो बुक है येलो कलर की, तो वो येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं वो एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी सारी लाइट्स एमिट कर रहा है। ठीक। सर तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्टेड लाइट का रहता है या अब्जॉर्ब लाइट का रहता है? रिफ्लेक्टेड लाइट का। ठीक है सर। सर फिर तो वो आधा काला ही होगा। है आधा काला, वो एक क्या बात हुई? मतलब बीच बीच में। जब आधा काला हुआ बीच बीच में से। सर जो चीजें व्हाइट होती है मतलब वो कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती। हाँ आगे। और सर जो चीजें फिर ब्लैक होती हैं। वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आगे, स्पेक्ट्रम को दो पार्ट्स में और क्लासिफाई करते हैं। एक बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस और एक होता है कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब सम lambdas are present, some are missing, all possible lambdas are present or absent or missing। मतलब ऐसे आपने एक स्पेक्ट्रम बनाया, जिस स्पेक्ट्रम में लैम्डा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इनके बीच में ना ये जो जोन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है अरेंजमेंट में, क्योंकि ये वाली लैम्डाज होनी चाहिए थी पर ये है नहीं, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि कुछ कुछ लैम्डा है कुछ कुछ नहीं है। तो क्या होगा, जब स्पेक्ट्रम बनाओगे ना, जो लैम्डा वाली जोन है ये तो आपको दिखेगा ब्राइट, और ये जो बीच का जोन है ये दिखेगा आपको डार्क। तो ये ऐसा दिखेगा कि पहले लाइट है फिर नहीं है, फिर लाइट है फिर नहीं है, फिर लाइट है फिर नहीं है, फिर लाइट है फिर नहीं है। सर वही तो बोल रहा था ना मैं। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो नॉर्मल स्पेक्ट्रम है, जो अपन बाकी सबका बनाएंगे, हाइड्रोजन का बनाएंगे, सोडियम लैम्प का बनाएंगे, जिसका ही बनाना चाहे बना लेंगे। दूसरा होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि आपके पास ये किस किस का होता है, केवल दो चीजों का होता है। या तो ये होता है व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट का एमिशन स्पेक्ट्रम, कि सारे पॉसिबल लैम्डास है, जो कुछ हो सकते हैं सब कुछ है, और बीच में कोई डार्क जोन नहीं है। या फिर होता है ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मेरे हाथ स्लिप कर रहे हैं यार। ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब क्या होगा, आपने यहां से व्हाइट लाइट दी, यहाँ पे आपने ब्लैक बॉडी रखी है, तो इससे कोई लाइट एमिट नहीं होती है, और इससे लाइट एमिट नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा रीजन ही डार्क रहेगा। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर अगर इसी ब्लैक बॉडी पे अगर कोई कलर्ड वाला लाइट डाला तो फिर उसमें सब एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी का काम ही होता है कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कलर अनकलर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। सर और व्हाइट का एब्जॉर्प्शन और ब्लैक का एमिशन वाला कुछ भी नहीं ये करेगा क्या? भाई व्हाइट लाइट में सारी लाइट होती है, सारे कलर सब कुछ व्हाइट में ही तो होता है। सर व्हाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हाँ, उसमें एक भी वेवलेंथ नहीं निकलती है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी तो उसको ब्लैक बोलते हैं। सर ब्लैक बॉडी का एग्जांपल क्या होगा? यार एक ब्लैक बॉडी का बचपन लैब में स्क्रीन। एक आध दो है ना ब्लैक बॉडी के लैब में बना लेते हैं, वरना ब्लैक होल टाइप्स। जो ब्लैक होल होता है ना कि भाई एब्जॉर्ब कर लिया, केवल ग्रेविटी से पता लगा सकते हैं उसको, वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है साहब? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। आगे अगला, इसके बाद है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। यार मेरे को मस्त जुकाम हो गई है, पता नहीं कैसे। सर अगला 10 है, मिनट में हो जाएगा ये। टाइम कितना हुआ है? सर 12। 11:57। हाँ यार, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो हो जाएगा। देखो ये क्या बोलता है कि जो व्हाइट लाइट होती है ना, मतलब जो भी कोई लाइट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। According to this theory, light carries energy in the form of packets,
of energy quantization called photons. ठीक है, मतलब जो लाइट जो एनर्जी कैरी करती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स कैरी करती है, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to frequency of wave. And अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, ये कांस्टेंट है, तो म्यू इक्वल्स टू c बाय लैम्डा ये लिख सकते हैं। ठीक है कि भाई समझो ये कैसे लिखते हैं, हमने लिखा c इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, लैम्डा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 वेव, and total number of waves in 1 second is frequency. तो c by lambda equals to mu, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c by lambda, और इसके आगे हम लोग एक कांस्टेंट लगा लेते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू, और इस h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, या एनर्जी इक्वल्स टू hc by lambda, ऐसा लिख लेते हैं। तो ये एक फोटोन के लिए है। फॉर n फोटॉन्स एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय n hc बाय लैम्डा और n h न्यू, ये होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर है? क्लियर है सर एचसी की रेडीमेड वैल्यू बताओ ना। क्या? h की वैल्यू है 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड, c की वैल्यू है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या करना आता है? हेलो, एचसी की वैल्यू लिखे तो फिर कैलकुलेशन नहीं जाएंगी ना। 1240 एंगस्ट्रॉम, वैसा क्या ये है। तो पहले क्वेश्चन है फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा 310 नैनोमीटर, तो हम लिखेंगे एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, hc या तो 6.626 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8 divided by lambda 310 into 10 raised to power minus 9, या तो ये रख के सॉल्व कर ले, या फिर क्या करे hc की वैल्यू रख ले सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के अंदर, तो 1240 डिवाइड बाय 310, लैम्डा नैनोमीटर में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके और ये 4, तो आंसर आ जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उस फोटोन की। क्या ये चीज क्लियर है? हेलो सर बोल भाई। सर एक व्हाइट लाइट में, मतलब एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट में अलग अलग फोटॉन्स की अलग अलग एनर्जी भी हो सकती है ना? बिल्कुल होती है सर। ओके सर। सर ईवी और जूल का रिलेशन एक बार बोलो ना। अमित आपने लास्ट स्लाइड मांगी थी, ये आगे बढ़ो। सर ईवी और जूल्स का रिलेशन बोलो ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन फिर वो एचसी को सर एचसी को जूल से टर्म में भी याद रखना है क्या?
भाई आना चाहिए, पर ये वाला डेटा तो याद रखना ही रखना है कि H इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर होता है, ये याद रखना है 100%। सर ज्यादा कैलकुलेशंस में एच और सी की वैल्यू कट भी जाती है ना नीचे से। बिल्कुल, यदि कटती हुई दिखे तो काट लेना, नहीं कटती हुई दिखे तो इससे बना लेना, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा ना। फाइंड आउट एनर्जी इन जूल्स 10⁵ photons of 620 नैनोमीटर। सॉल्व करके बताओ। वेटिंग। अब 10⁵ फोटॉन्स की बतानी है। सर 3.2 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है। बिल्कुल सही जवाब। देखिए सीधी सी बात है, एक फोटोन की कितनी एनर्जी आ जाएगी? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 620 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। एक की आ गई, ये है 1 फोटोन की, तो 10⁵ फोटोन की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10⁵ इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। अरेन, अरेन मेरे भाई कहाँ हो तुम? सर एक बार शॉर्ट समरी दो ना। किसकी? किसकी? सर बच्चा आ गया, अरेन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, देखो ये सीधी सी बात है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स और एनर्जी को रिलेट किया है, और एनर्जी क्या है? जो एनर्जी आई है वो आई है hc/λ। अब आपको है ना कैलकुलेशन करनी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है, पुट कर लिया और सॉल्व कर लिया। मुझे क्या मालूम है कि यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, उससे आसान तरीका क्या है? मैं इन दोनों का प्रोडक्ट याद कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के अंदर, विच इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। बस, और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। क्या यहाँ तक आपको सबको समझ गया है? सर और भाई सर कहीं कहीं पे वो एच के ऊपर की डंडियों से कटी हुई रहती है, एच बार जैसा, तो वो भी प्लैंक्स क्या? कांस्टेंट, एच बार को भी प्लैंक्स कांस्टेंट ही बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो एच बार नहीं होता है, वो ऐसा होता है एच कटा हुआ यू। हाँ वही। वो बोर मैग्नेटॉन होता है। वो कुछ और है, वो वक्त आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे, अभी वक्त आ गया है मतलब, तो एक दिन में डिस्कस करेंगे वो। आज का मेरे का यहीं तक पढ़ान था, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कृपया आज की डेट बता दीजिए। 26।
हम कोशिश करेंगे कि आपको हम छुट्टियां दे पाए। आपका रिजल्ट हमने पोस्ट नहीं किया क्या अभी तक? हेलो, जी सर। नहीं सर, नहीं किया। आपके पेपर में फिजिक्स में 1 बोनस 1 करेक्शन है और मैथ्स के अंदर 2 बोनस है, ऐसा ही है ना? हाँ, पेपर 1 में 1 बोनस है, पेपर 2 में 1 बोनस है। पोस्ट कर देंगे, मैंने बना दिया था, हमने उस पर अपलोड कर दिया शायद। सर कल क्या पढ़ने वाले मतलब सर कल मतलब संडे को? संडे को मतलब मैं संडे को क्यों पढ़ाऊंगा भाई? नहीं सर मंडे को। मंडे को क्या पढ़ने वाले हैं? मंडे को हम ये पूरा स्पेक्ट्रम खत्म करेंगे। मैं लाइमन सीरीज, बैमन सीरीज वगैरह सब कुछ कराऊंगा। वो सर वो रीडरबर्ग कांस्टेंट